साथियों, अगर पड़ोस में कुछ ठीक नहीं है तो समझिए अपने घर में कुछ बिगड़ने वाला है। राजीव गांधी जी ने भी अपने पड़ोसी देशों से कहा था, हम तब तक आज़ाद नहीं हैं जब तक आप आज़ाद नहीं हैं। मतलब साफ था, जब तक हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग आज़ाद और सुखी नहीं हैं, हम भी आज़ाद और सुखी नहीं रह सकते। ये शब्द आज हमारे देश की दोनों सीमाओं पर सटीक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में रातों रात सरकार गिरा दी गई और श्रीलंका में प्रधानमंत्री को जबरन हटना पड़ा। पाकिस्तान में तो कोई सरकार 5 साल चल ही नहीं सकती, ये उनकी जेनेटिक समस्या है। लेकिन श्रीलंका में जो हो रहा है वो हमारे लिए सीख है। आज श्रीलंका में जो बर्बादी और तबाही हुई है उसके लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उन पर आज हम बात करेंगे। कितनी मिलती जुलती समस्याएं हैं श्रीलंका और भारत की, इसलिए हमें समझना होगा। गौर कीजिएगा, श्रीलंका में भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और दवाई, अनाज और नमक तेल तक की कमी हमारे लिए खतरे की घंटी है। श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ जो आज इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं जनता को, और भारत में वर्तमान में क्या मिलती जुलती समस्याएं हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला कारण, हिंसक राष्ट्रवाद। महिंदा राजपक्षा ने तमिल मूल के लोगों को, जो अल्पसंख्यक थे, उनको ख़त्म करने और जो बाकी बचेंगे उनको कमज़ोर करने का नारा दिया, और सांप्रदायिकता में पागल जनता ने भारी मतों से चुनाव जिता दिया। हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार में, भारत में भी अल्पसंख्यकों को ख़त्म करने और कमज़ोर करने के मुद्दों पर सांप्रदायिक माहौल बनाकर कई बड़े और भारी चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा कारण, गैर जरूरी और क्षमता से बड़े प्रोजेक्ट। श्रीलंका सरकार ने चीन से अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लेकर हम्बनटोटा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें एक ही दल की निरंकुश सरकार होने से जमकर लापरवाही हुई। 10 की जगह 100 रुपये खर्च किए गए और प्रोजेक्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ। भारत में बुलेट ट्रेन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सेंट्रल विस्टा, विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रधानमंत्री का विमान, नर्मदा लिंक परियोजना, ऐसे गैर जरूरी प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तीसरा कारण, निरंकुश सत्ता। श्रीलंका में राजपक्षा परिवार के सदस्य ही सभी मुख्य और बड़े पदों पर बैठे थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री, खेल मंत्री, सभी सगे भाई और संतान हैं। इससे यह हुआ, रोकने वाला कोई नहीं, सुझाव देने वाला कोई नहीं, विरोध करने वाला कोई नहीं, और आखिर में जनता के आक्रोश से बचने के लिए एक साथ 26 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। भारत में देखें, एक ही पार्टी का बहुमत होने से निरंकुशता बनी है। कभी भी कोई निर्णय थोप दिया जाता है, पार्टी के मंत्रियों को भी पता नहीं लगता क्या होने वाला है। वित्त मंत्री को पता नहीं और नोटबंदी कर दी गई। कृषि मंत्री को पता नहीं और कृषि कानून बन गए। होम मिनिस्टर को पता नहीं और वो रक्षा मंत्री बन गए। संसद को पता नहीं, 370 हट गई। राष्ट्रपति को पता नहीं और महाराष्ट्र में सरकार बन गई। इस तरह अहंकारी और बेलगाम सरकार होने से देश की जनता का अब वोट देने के अलावा कोई और रोल राजनीति में रहा नहीं। हाँ, सिर्फ मोदी जी के प्रचार में कुछ लोग जरूर लगे हैं, इससे उनके राजनीतिक अधिकारों में कोई फायदा नहीं हुआ। चौथा कारण सुन लीजिए, आत्मनिर्भरता के नाम पर कमजोरी को छुपाना। श्रीलंका में राजपक्षा परिवार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए रासायनिक खाद के आयात पर रोक लगा दी और प्रचार किया कि श्रीलंका अब जैविक खेती की ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगा। हम रासायनिक खाद का उपयोग पूरी तरह बंद कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? प्रचार की हवा कुछ दिन में निकल गई और पूरे श्रीलंका में जितनी फसल होती थी उसकी आधी रह गई, क्योंकि लोगों को भटकाने के लिए जैविक खेती का नारा तो दे दिया, जबकि असली कारण था विदेशी मुद्रा बचाने का। परिणाम यह हुआ, पूरे देश में अनाज का संकट आ गया। यही जादूगरी भारत में दिखाई जा रही है। मेक इन इंडिया से, आत्मनिर्भर भारत से और स्किल डेवलपमेंट स्कीम से बिना प्लानिंग और केवल प्रचार की योजना के कारण भारत में खुद का तो कुछ नया हुआ नहीं
उल्टा विदेशी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। शेवरोले से शुरू हुई और आज बड़ी बड़ी कार ऑटोमोबाइल कंपनी देश से चली गई और हर महीने एक दो कंपनी अपना व्यापार समेटकर वियतनाम या चीन जा रही है और हम ताली थाली लोटा बजा रहे। वाह। पांचवा कारण भी सुन लीजिए, विश्वसनीयता में कमी। श्रीलंका में रोजगार घटने से जीडीपी गिर गई और विदेशी कर्ज की किस्तें जमा नहीं हो पाई। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है। असर ये हुआ, अब कच्चा तेल खरीदने के पैसे नहीं, दवाई खरीदने के पैसे नहीं। परिणाम ये हुआ कि प्रधानमंत्री का घर जलाया गया, एक सांसद को घेर कर गाड़ी समेत नदी में फेंक दिया। राजपक्षे परिवार के जितने घर थे सब में आग लगा दी गई। ना सेना रोक पाई ना सरकार। अब भारत में सुन लीजिए, भारत में नोटबंदी, जीएसटी में फेरबदल और 2-3 उद्योगपतियों के पक्ष में किया गया अंधा निजीकरण। देश की सारी संपत्ति चंद व्यापारी हड़प रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश के टॉप 10 उद्योगपतियों के पास देश की 57% इनकम जा रही है और 1% उद्योगपतियों की तिजोरी में देश की 22% इनकम जा रही है। देश की आधी आबादी के बीच मात्र 13% इनकम का हिस्सा बट रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि देश भर के लोगों की कमाई का औसत निकाला जाए तो गरीबों के हिस्से में केवल 55 रुपये एक साल की कमाई बन रही है। 55 रुपये एक साल की कमाई। भारत पर 2004 में 77 खरब रुपए का कर्ज था, जो 2019 में बढ़कर 147 खरब रुपए हो गया और वर्तमान में मोदी जी ने भारत पर 236 खरब रुपए का कर्ज थोप दिया। मोदी जी तो झोला उठाएंगे और चल देंगे, लेकिन मात्र 7 सालों में फालतू के प्रोजेक्ट और स्कीम में जो 160 खरब रुपए का कर्ज थोप दिया, उसे किसका बाप चुकाएगा? ये मोदी जी को पत्र लिखकर जरूर पूछिएगा। साथियों, आर्थिक रूप से असमानता अंधे पूंजीवाद का परिणाम है। ये निजीकरण और वो अंधा निजीकरण हमारे देश को भी श्रीलंका की तरह विनाशकारी स्थिति में ले जा रहा है। श्रीलंका इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे ऊंची महंगाई और सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत झेल रहा है। भारत भी इतिहास की सबसे निचली अर्थव्यवस्था, रुपए की कीमत इतिहास में सबसे निचले पायदान पर है। बेरोजगारी और महंगाई तो कोरोना से पहले ही सबसे ऊंची हो चुकी थी। अब चाहे श्रीलंका के राजपक्षे परिवार हो या भारत में भाजपा और संघ का परिवार, इस विनाशकारी नीतियों के लिए भले ही दूसरों को दोष दे रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सच की जबान में यही कहा जाता है कि जो देश में जो कुछ भी होता है उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार होती है, ना कि मर चुके नेता। हिंसक राष्ट्रवाद से शुरू हुई कहानी आज बर्बादी का गीत सुना रही है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। भारत में हिंदू मुस्लिम के नशे में पागल हो रहे लोग श्रीलंका की बर्बादी से सबक लेंगे और देश को 50 साल पीछे धकेलने से बचा लेंगे।